Okay girls, now we have to start question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आप सभी. प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म. प्रदीप और राजेश दो पार्टनर्स हैं और इनका रेशो कितना है 3:2. ये प्रदीप आ गए, राजेश, और इनका रेशो है 3:2. They decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. 31 मार्च 2018 को इनका पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगा. प्रदीप वाज डेप्यूटेड टू रियलाइज द असेट्स एंड टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज़. मतलब प्रदीप को अपॉइंट किया गया कि तुम सारी असेट्स को बेचकर जो भी पैसा आएगा वो रियलाइज़ करोगे और सारी लाइबिलिटीज़ पे करोगे. उसे 1,000 रुपये कमीशन के दिए गए. देखिए, इस पर मैं सेपरेट जर्नल एंट्रीज़ करवा चुका हूँ इस कॉन्सेप्ट पर. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में कमीशन कितनी पे करी है 1,000 रुपये. फाइनल पोजीशन आपको दे रखी है, ये रहा. तो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, ज़रा आप देखेंगे. क्रेडिटर्स मिसिस प्रदीप्स लोन. प्रदीप की वाइफ का लोन है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्रदीप की वाइफ का लोन एक्सटर्नल लोन कहलाएगा. राजेश का लोन, ठीक है, ये इंटरनल लोन है, यानी कि इंटरनल लाइबिलिटी. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कैपिटल से बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बीआर, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल. बाकी ये आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है और सिर्फ आपसे क्या पूछा है, रियलाइजेशन अकाउंट. नाउ यू हैव नॉट टू बी स्मार्ट दैट you will say we will prepare partners capital and bank account. No, there is no need to prepare. What the question asking for, you have to write, you have to solve, you have to prepare only realization account. Is it clear? So we will prepare only realization account. So let's start question number 13. We have question number 13 before us. Realization account. Only realization account will be prepared here. Realization account, debit side and credit side. तो देखेंगे particulars rupees, particulars rupees. अब सारी एसेट्स आप कॉपी कर दो. कहाँ पर? सारी एसेट्स कॉपी कर दो रियलाइजेशन की डेबिट में. तो मैं यहाँ लिखूँगा जो जो एसेट्स दे रखी हैं. 2 बिल्डिंग, कितना अमाउंट है, 1,20,000 रुपये ये बिल्डिंग का अमाउंट. इन्वेस्टमेंट, 2 इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ 30,600. गॉट इट. 30,600 इज़ द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. डेटर्स, you will write here 2 debtors, amount is 34,000 rupees, and immediately you will write provision in credit side by provision for DD. What will you write? By provision for DD. Amount is 4,000 rupees. Got it? ये आपका 4,000 रुपीज़ आ गया. अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 bills receivable BR, कितना अमाउंट है. यहाँ देखिए, ये करेक्ट करिएगा, ये ऊपर नीचे हो गए हैं तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. तो पता चला कि बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 37,400. क्लियर है? कितना है, 37,400. उसके बाद बैंक आप नहीं लोगे क्योंकि बैंक का सेपरेट अकाउंट होता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लोगे क्योंकि ये रुका हुआ लॉस है, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है. क्या लेंगे आप? गुडविल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट के टाइम समझाया था जो गुडविल बैलेंस शीट में नज़र आती है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अदर असेट्स का होता है. अब आप क्रेडिट साइड में आ जाइए. बाय क्रेडिटर्स आप यहाँ लिखेंगे. बाय क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है, 80,000 रुपीज़. यह आपका क्रेडिटर्स आ गया. मिसिस प्रदीप्स लोन, तो प्रदीप का लोन होता वो इंटरनल होता, लेकिन मिसिस का लोन है तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय मिसिस प्रदीप्स लोन. बाय मिसिस प्रदीप्स लोन, ये आपका आ गया. कितना अमाउंट है ये आपका, मिसिस प्रदीप्स लोन 40,000 रुपये ये अमाउंट आ गया. क्लियर है बात, ये 40,000 रुपये. राजेश का लोन हमें नहीं लेना
ठीक है, राजेश का लोन क्योंकि इंटरनल लाइबिलिटी है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये मैं आपको लिखवा दूंगा ख़ास तौर से डिसोल्यूशन में। अगर आपको असेट्स में इन्वेस्टमेंट दे रखा है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड दे रखा है, तो IFF जो होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड, वो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये ट्रीटमेंट मैं आपको सेपरेटली समझा दूंगा। एक हमारे दिमाग में आ रहा होगा सर IFF जो है उसे बांटना चाहिए क्योंकि रुका हुआ प्रॉफिट है, लेकिन आपको IFF को कहाँ दिखाना है? आपको IFF को दिखाना है, हमेशा याद रखिएगा, कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अगर आपको ये दे रखा है IFF, देखिए इन्वेस्टमेंट अगर 30,000 इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको असेट्स में और IFF लाइबिलिटीज़ में, तो IFF कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन की क्रेडिट में। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सिर्फ IFF होता, तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो मैंने एक काम करा, मैंने जितना भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ था और आपका सारी असेट्स थी वो यहाँ पर कॉपी कर दी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक एडजस्टमेंट का कंसिडर करूँगा और फिर उसका ट्रीटमेंट आपको दिखाता चला जाऊँगा। क्लियर हो गई बात ये? तो देखिए, सबसे पहले है प्रदीप एग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। प्रदीप ने ये कहा जी मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे करूँगा। तो लाइबिलिटीज़ जब पे होती है तो डेबिट साइड में पे होती है। आप यहाँ लिखेंगे टू प्रदीप्स लोन। व्हाट विल यू राइट? टू प्रदीप्स कैपिटल, सॉरी टू प्रदीप्स कैपिटल, ब्रैकेट में यू विल मेंशन मिसेस प्रदीप्स लोन। ब्रैकेट में आप लिखेंगे मिसेस प्रदीप्स लोन। कितना अमाउंट है इसका? 40,000 रुपये है। कितना है? 40,000 रुपये। ये आ गया। जितना अमाउंट आपने यहाँ पर ये प्रदीप्स की वाइफ का लोन लिखा था उतना ही अमाउंट हम पे कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कह रखा तो आप हमेशा याद रखना, आप उसे उसी अमाउंट पर पे करोगे जिस अमाउंट पर दिखाओगे। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाइए, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज़ 12,000 रुपीज़। आधे डेटर्स जो थे उन्होंने रियलाइज़ करा 12,000 रुपये और रिमेनिंग डेटर्स को हमने इस्तेमाल करा 25% ऑफ द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के 25% को यूज़ करने में, ठीक है, क्रेडिटर्स के 25% को यूज़ करने में हमने इस्तेमाल करा रिमेनिंग डेटर्स को। आ गई बात समझ में? तो ये एक अच्छी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो चलिए इसकी मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज़ 12,000 रुपये। तो अगर ये आ जाएगा, वैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डेटर्स का अमाउंट देखिए कितना है। डेटर्स का अमाउंट 34,000 है। देखिए कभी भी अगर आपको डेटर्स में से 40% अलग करना हो या 60% अलग करना हो तो हमेशा ग्रॉस फिगर को आप लेते हैं। क्या लेते हैं? ग्रॉस फिगर को आप कंसिडर करते हैं। तो मैंने ये 34,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखे। देखिए ये 34,000 आ गए। अब क्या है ट्रांजैक्शन? हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज़ 12,000 रुपये। आधे डेटर्स ने 12,000 रुपये रियलाइज़ करें। तो मैं यहाँ पर अगर हाफ़ कर दूँ, हाफ डेटर्स जैसा क्वेश्चन ने कहा है, ये कहा है ना हाफ ऑफ द डेटर्स, तो मैंने यहाँ पर ये 12,000 रुपये कि 17,000 रुपये हो गए। ये 17,000 के जो डेटर्स थे ये कितने में रियलाइज़ हुए? 12,000 रुपये में रियलाइज़ हुए। कितने में रियलाइज़ हुए? 12,000 रुपये में रियलाइज़ हुए हैं आपके हाफ डेटर्स। और रिमेनिंग डेटर्स, ये लीजिए मैं रिमेनिंग की बात करता हूँ। रिमेनिंग डेटर्स ये आपके आ गए। रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे? रिमेनिंग डेटर्स 17,000 रुपये। इसके बारे में बताया, रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। यानी कि हमने ये 25% ऑफ क्रेडिटर्स को पे करने के लिए हमने इसे यूज़ करा। क्या करा? हमने इसे यूज़ करा। इस पार्ट का क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपकी, ये हम बाद में कंसिडर करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय बैंक। अब आप चाहें तो यहाँ पर खाली डेटर्स लिख दें और बाकी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लिख लें। अदरवाइज़ आप एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा असेट्स रियलाइज़। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? असेट्स रियलाइज़।
तो अब बताइए डेटर्स कितने में रियलाइज़ हुए? 12,000 रुपये में डेटर्स रियलाइज़ हुए हैं, ये रहे 12,000 रुपये। तो मैं यहाँ लिखूँगा डेटर्स कितने में रियलाइज़ हुए? 12,000 रुपये में ये रियलाइज़ हुए। क्लियर हो गई बात। रिमेनिंग वाले के बारे में अभी हम आगे देखेंगे क्या करना है। आगे बताया इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश। राजेश को इन्वेस्टमेंट हमने बेचा। कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा है राजेश को? 27,000 रुपये का। 27,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट बेचा गया है किसे? राजेश को। राजेश को इन्वेस्टमेंट बेच दिया कितने रुपए का? 27,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं इसका भी बताता हूँ आपको। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है, हाँ देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश फॉर रुपीज़ 27,000 रुपीज़ का हमने इन्वेस्टमेंट बेचा राजेश को। हालांकि राजेश कौन है? पार्टनर है, यानी कि राजेश को बेचा है तो राजेश ने हमें पैसा दे दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई पार्टनर कोई असेट्स ले जाता है और वो पैसा दे दे तो हम ये मानेंगे कि वो कैश में रियलाइज़ हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूँगा इन्वेस्टमेंट। क्या लिखूँगा यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट लिखूँगा। कितना अमाउंट है? 27,000 रुपीज़। क्लियर है, साफ लिखा हुआ है। बिल्डिंग रियलाइज़ 1,52,000 रुपये। तो आप यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, और कितना अमाउंट है? 1,52,000 रुपये। ये आ गए आपके 1,52,000 रुपीज़ बिल्डिंग के। क्लियर है बात। रिमेनिंग क्रेडिटर्स, इस पर अभी हम आते हैं। ये वाली ट्रांजैक्शन क्रेडिटर्स वाली, सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1,400। बिल्स रिसीवेबल मेरे कितने के हैं? 37,400 के मेरे बिल्स रिसीवेबल हैं। कितने के हैं बिल्स रिसीवेबल? 37,400 के। कितने के नुकसान पर हमने इसे सेटल करा, यानी कि बिल्स रिसीवेबल का पैसा हमारे पास रियलाइज़ होकर आया 1,400 के लॉस पर। तो आप 1,400 माइनस कर दीजिए, कितना आया है आपके पास? 36,000। तो आप यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। व्हाट विल यू राइट? बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट है इसका? 36,000 रुपीज़। ये आपने बिल्स रिसीवेबल के यहाँ पर आ गए। क्लियर हो गई बात ये। तो देखिए मेरा ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट है। अभी सेकंड वाली अधूरी है। इन्वेस्टमेंट वाली हो गई, बिल्डिंग हो गई, और ये 6th हो गई। आगे बताया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपये के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि कौन पे करेगा, कौन बियर करेगा। तो मैंने आपको पहले बताया था, हमेशा याद रखना फर्म ही पे करेगी और फर्म ही बियर करेगी। तो आप यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यू नो वेरी वेल, जब फर्म पे करे और फर्म बियर करे तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लेजर पोस्टिंग में टू बैंक यहाँ आ जाएगा। कितना अमाउंट आ गया? 2,500 रुपये ये आ गए आपके। क्लियर हो गई बात। तो ये ट्रांजैक्शन भी हो गई। अब आपकी यहाँ पर एक तो सेकंड ट्रांजैक्शन बची है और 5th ट्रांजैक्शन बची है, और हमें ये देखना है कि सारी लाइबिलिटीज़ हम पे कर चुके हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स वाली कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ क्रेडिटर्स। क्या लिखा मैंने यहाँ? क्रेडिटर्स। मेरे लेनदार कितने हैं? 80,000 रुपये के मेरे लेनदार हैं। ये रहे मेरे लेनदार 80,000 रुपये के। एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ कहा रिमेनिंग क्रेडिटर्स। लो जी, रिमेनिंग क्रेडिटर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिमेनिंग क्रेडिटर्स। ये लीजिए रिमेनिंग। अब ये कितने हैं ये हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बात हुई थी कि 34,000 के डेटर्स थे, 17,000 के हाफ डेटर 12,000 रुपये रियलाइज़ हुआ, और जो रिमेनिंग डेटर्स थे 17,000 रुपये के, उन्होंने क्या करा? 25% क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया। क्या कर दिया उन्होंने? 25% क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया। ये देखिए ये था। एंड रिमेनिंग डेटर्स वर यूज्ड। रिमेनिंग डेटर्स हमने यूज़ करे टू पे ऑफ 25% ऑफ क्रेडिटर्स। 25% क्रेडिटर्स को पे करने के लिए हमने रिमेनिंग डेटर्स को इस्तेमाल करा। तो अगर मैं 25% निकालूं किसका? क्रेडिटर्स का। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई
क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 80,000। तो मैं यहाँ अगर 80,000 निकालता हूँ तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 20,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो मेरे 20,000 के क्रेडिटर्स थे, जो मेरे लेनदार थे 20,000 रुपये के, मैंने उन्हें कितना पे करा? अगर आप देखें मेरे क्रेडिटर्स कितने के थे, 20,000 रुपये के मेरे क्रेडिटर्स थे, मैंने उन्हें रिमेनिंग डेटर्स से उन्हें सेट ऑफ कर दिया। तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जब कोई असेट्स किसी लाइबिलिटी से टेक ओवर या सेट ऑफ हो जाती है तो फिर हम उसे कंसिडर नहीं करते। क्या करते हैं? हम उसे कंसिडर नहीं करते। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए। तो मुझे पता चला कि अगर मेरे रिमेनिंग क्रेडिटर्स फिर कितने के आ जाएंगे? 60,000 रुपये के। क्यों? क्योंकि 25% क्रेडिटर्स जो हैं वो किससे सेट ऑफ हो गए? 25% क्रेडिटर 20,000 रुपये के जो थे वो डेटर से सेट ऑफ हो गए। तो रिमेनिंग मेरे पास 60,000 रुपये के बचे। अब यहाँ पर बताया है रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमें 2 महीने के बाद पे करना था। इसका मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होनी है। तो आखिरी दिन भी यही है। कहा रिमेनिंग क्रेडिटर्स जो हैं उन्हें पे करना था 2 महीने के बाद। देवर पेड इमीडिएटली। ये इमीडिएटली वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उन्हें फ़ौरन पे किया गया 10% के डिस्काउंट पर। क्या किया गया? उन्हें फ़ौरन पे किया गया 10% के डिस्काउंट पर। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकलेगा ये भी। तो यहाँ पर देखें, अगर आप 10% का डिस्काउंट पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 60,000 आपका अमाउंट है क्रेडिटर्स का। डिस्काउंट कितना है आपका? डिस्काउंट है 10%। चलिए जी, डिस्काउंट 10%। अब ये बताइए 2 महीने के बाद क्रेडिटर्स को पे करना था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा उन्हें इमीडिएटली पे कर दिया, फ़ौरन पे कर दिया। जहाँ अगर मान लीजिए क्रेडिटर्स के साथ डिस्काउंट वाली बात आती है और इमीडिएटली आता है तो आपको मंथ्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे। 2 महीने पहले का मतलब आप यहाँ 2/12 करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट है आपका। तो ये 0 0 0 कैंसिल, ये 6 आया, ये आपका 1000। तो पता चला कि आपका जो डिस्काउंट आया है निकल कर वो कितना आया है? 1,000 रुपये आया है। कितना आया है? 1,000 रुपये का डिस्काउंट आया है। तो पता चला जो आपके रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं 60,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, 1,000 रुपये का डिस्काउंट माइनस करके हम इन्हें कितना पे करेंगे? 59,000 हम इन्हें पे करेंगे। और ये जो हैं ये डेटर्स से सेट ऑफ हो गए थे। क्या हो गए थे? ये डेटर्स जो 17,000 के थे उनसे सेट ऑफ हो गए थे सेकंड ट्रांजैक्शन में। क्लियर हो गई बात ये। तो अब मैं ये 59,000 के क्रेडिटर्स यहाँ पर पे करके दिखा दूँगा। क्या करूँगा मैं? ये 59,000 के क्रेडिटर्स पे करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू बैंक और ब्रैकेट में लिखूँगा क्रेडिटर्स। क्या लिखूँगा ब्रैकेट में? क्रेडिटर्स। और अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का? अगर आप यहाँ पर देखें 59,000 रुपीज़ मैंने अभी आपके सामने निकाले थे। ये 59,000 आपका यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गई बात? ये 59,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पर निकाल दिए। ये 59,000 आ गया यहाँ पर क्रेडिटर्स, ठीक है। अब 59,000 आने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एक बार चेक करता हूँ कि सारी लाइबिलिटीज़ पे हो गई या नहीं। प्रोविज़न पे नहीं होता, क्रेडिटर्स पे हो चुका है, मिसिस प्रदीप का लोन पे हो चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड ये भी कोई भी फ़ंड पे नहीं होता। इसका मतलब ये मेरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है। अब मुझे क्या करना है? मुझे ये चेक करना है कि कौन सी साइड बड़ी है। जो साइड बड़ी है दोनों तरफ मैं वही टोटल लिखूँगा। जो साइड बड़ी है मैं दोनों तरफ वही टोटल लिखूँगा। क्लियर हो गई बात ये। तो हाँ, मुझे इसका टोटल करना था जो मैं नहीं कर पाया। इसका टोटल आएगा ये आपका, अगर आप देखें इसका टोटल 1,80,000, 2,00,000, 2,10,000, 2,19,000, 2,27,000 रुपीज़। ये आ गया गर्ल्स 2,27,000 रुपये। बस अब आपको क्या करना है? टोटल करना है। ये देखिए टोटल
इन सारी आइटम्स का, इन सारे अमाउंट्स का टोटल कर दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000 और 2,20,000 कितना हो गया 3,40,000, 3,40,000, 3,43,000, 3,52,000, हाँ 3,59,000 रुपीज़ ये टोटल आ गया। और यही टोटल 3,59,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा टू प्रॉफिट, यहाँ पर आपका निकल कर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, क्या निकल कर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कितने पार्टनर हैं यहाँ पर आपको दे रखे हैं प्रदीप और राजेश। क्या दे रखा है? प्रदीप कैपिटल, और यहाँ पर दे रखा है राजेश कैपिटल। क्या दे रखा है? प्रदीप कैपिटल, और यहाँ दे रखा है राजेश कैपिटल। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या हमारा प्रॉफिट आता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने सारी आइटम सही दिखाई या नहीं। 1,20,000, 30,000, 600, 34,000, 37,000, 4,000, 40,000, 2,500, 59,000, ठीक है, और 1,000 रुपीज़ भी आपका क्या कुल रह गया हमारा। हाँ, कमीशन भूल गए थे गर्ल्स। ये देखिए, ये जो आपका ही वॉज पेड 1,000 कमीशन फॉर ही सर्विसेज, मैंने इसकी जर्नल एंट्री आपको करवाई थी ना, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स, तो वो आपको यहाँ पर करनी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू, क्या नाम है ये, प्रदीप ही था, हाँ प्रदीप को अपॉइंट करा था। तो आप यहाँ लिखेंगे टू प्रदीप्स कैपिटल, आप यहाँ लिखेंगे टू प्रदीप्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखिएगा कमीशन। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? कमीशन। और अमाउंट कितना है आपका? 1,000 रुपये का अमाउंट है। क्लियर हो गई बात? तो बस अब आप यहाँ पर ये प्रॉफिट निकाल लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ प्रॉफिट कितना आएगा। रेशो आपको पता है, रेशो जो आपको दे रखी थी 3:2 दे रखी थी। तो जो आंसर आ रहा है वो 18,300 और 12,200 आ रहा है। फाइनली आंसर 30,500 आपका ये आ गया। तो गर्ल्स, ये आपका क्वेश्चन था, बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना था। ये देखिए, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 का, और ये पीछे एक कैलकुलेशन भी हुई थी इसके क्रेडिटर्स। तो ये सब आप अपने रजिस्टर में कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 डन।